Hello students, welcome again in our channel which is our nursing classes. Our today's topic is cardiomyopathy. आज का हमारा टॉपिक है cardiomyopathy and in this video we will discuss about the introduction of cardiomyopathy, definition, classification, types, causes, pathophysiology and clinical manifestation, diagnostic findings and management of the cardiomyopathy. Firstly, we will discuss about the introduction of the cardiomyopathy. Dear students, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी कोई डिजीज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उस वर्ड का मतलब समझना, जो डिजीज का नेम है उसका वर्ड का मतलब समझना जरूरी होता है, जिससे हम जो डिजीज है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारा कार्डियोमायोपैथी है जिसमें कार्डियो का मीनिंग होता है आपका हार्ट एंड मायो का मीनिंग होता है आपका मसल्स ऑफ हार्ट यानी मायोकार्डियल मसल्स एंड पैथी मीनिंग होता है आपका डिजीज यानी डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स विच इनहिबिट इन्फेक्टिव पंपिंग एंड कॉज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट फेलियर। जो कार्डियोमायोपैथी है इट इज़ द डिजीज ऑफ हार्ट मसल्स, एक हमारी हार्ट मसल्स की डिजीज है जो हमारे मायोकार्डियम लेयर है। एंड जो कार्डियोमायोपैथी है ये हमारी जो इफेक्टिव पंपिंग होती है, ब्लड को पंप करने की कैपेबिलिटी होती है हार्ट की, उसको डिक्रीज कर देती है, इनहिबिट कर देती है एंड कॉज डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, जिससे हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है एंड पेशेंट को हार्ट फेलियर भी हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि प्रीलोड, आफ्टरलोड और कार्डिक आउटपुट क्या होता है, क्योंकि जो हमारा कार्डियोमायोपैथी डिजीज है इसमें हमारा प्रीलोड, आफ्टरलोड और कार्डिक आउटपुट मेनली अफेक्ट रहता है। फर्स्टली हम बात करते हैं प्रीलोड के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो हमारा प्रीलोड होता है इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर ही बोलते हैं एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेच एट द एंड ऑफ डायस्टोल। और जो हमारा प्रीलोड है ये इट इज़ अमाउंट ऑफ वेंट्रिकुलर स्ट्रेच, एक ही हमारा अमाउंट है वेंट्रिकुलर स्ट्रेच एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी जब भी हमारा हार्ट डायस्टोल होता है और जब हमारा एट्रियम से ब्लड फिल होता है हमारे वेंट्रिकल्स में, उस दौरान जितना भी हमारा वेंट्रिकल स्ट्रेच होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग तो उसे हम बोलते हैं प्रीलोड एंड इट इज रिलेटेड टू वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और जो हमारा प्रीलोड है ये हमारे वेंट्रिकुलर फिलिंग से रिलेटेड करता है और जो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उससे रिलेटेड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टरलोड के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सिस्टमिक वस्कुलर रेसिस्टेंस। जो हमारा आफ्टरलोड है इसे हम सिस्टमिक वस्कुलर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं एंड इट इज़ द रेसिस्टेंस हार्ट मस्ट ओवरकम टू ओपन द एरोटिक वॉल्व एंड पुश द ब्लड वॉल्यूम इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो हमारा आफ्टरलोड है इसमें जो हमारा एरोटिक वॉल्व होता है वो ओपन हो जाना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसके द्वारा जो ब्लड है वो हमारे पूरे सिस्टम सर्कुलेशन में पंप किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आफ्टरलोड बोलते हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो हमारा आफ्टरलोड है ये हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम से रिलेटेड करता है। डिस्टेंस जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसमें विद इन वन कॉन्ट्रैक्शन जितना हमारा वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं कार्डिक आउटपुट। डिस्टेंस जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है वो नॉर्मली होता है हमारा 5000 ml यानी 5000 ml, यानी जो हमारा 1 मिनट में जितना हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उसे हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो कार्डिक आउटपुट है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हमारा फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट के लिए। डियर स्टूडेंट, जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है 72 बीट पर मिनट और जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है नॉर्मली होता है 72 140 ml। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नॉर्मल कार्डिक आउटपुट निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी। और जो कार्डियोमायोपैथी है ये एक हमारे कार्डियक मसल्स डिसऑर्डर है, यानी जो हमारे मायोकार्डियम लेयर है उसका डिसऑर्डर है एंड विच कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ डिजीज, जो हमारे ग्रुप ऑफ डिजीज कंस्टिट्यूट करते हैं एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। और जिससे जो हमारे स्ट्रक्चर और जो हमारी फंक्शनल एबिलिटी होती है मायोकार्डियम लेयर की वो अफेक्ट हो जाती है एंड इट कॉज इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एंड हार्ट फेलियर, जिससे हमारा जो हार्ट है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है जिसे हम कार्डियोमेगाली भी बोलते हैं और हमारा हार्ट फेलियर भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्डियोमायोपैथी। डिस्टेंस जो इसकी क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी, सेकंड आता है आपका सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। फर्स्टली हम बात करते हैं प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी के बारे में।
प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी रेफर्स टू दोज कंडीशन इन विच etiology ऑफ द हार्ट डिजीज इज अननोन। और जो हमारे कार्डियोमायोपैथी होती है एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो हार्ट की जो डिजीज होती है उसके जो कॉजेज होते हैं वो हमारे अननोन होते हैं यानी इडियोपैथिक होते हैं। द हार्ट मसल्स इन दिस केस इज ओनली पोर्शन ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व एंड अदर कार्डिक स्ट्रक्चर आर अनअफेक्टेड। और इसमें हमारे हार्ट का कुछ पोर्शन ही इन्वॉल्व रहता है, अफेक्ट रहता है, लेकिन जो हमारे हार्ट के अदर स्ट्रक्चर होते हैं वो इसमें अनअफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी के बारे में। इन सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी द कॉज ऑफ द मायोकार्डियल डिजीज इज नॉन एंड इज सेकेंडरी टू अनदर डिजीज प्रोसेस। और जो हमारा सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी है इसमें जो हमारे मायोकार्डियल डिजीज है इसके जो कॉजेज होते हैं वो हमारे नॉन होते हैं यानी उसके कुछ स्पेसिफिक कॉज होते हैं और सेकेंडरी टू अनदर डिजीज प्रोसेस, और ये हमारे कुछ अनदर जो डिजीज प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। एंड इट अकर्स ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड वॉल्व डिजीज। और जो हमारा सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी है ये हमारे हाइपरटेंशन और जो हमारे वॉल्व्स डिजीज होते हैं उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। डियर स्टूडेंट, जो हमारे कार्डियोमायोपैथी है इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सेकंड है आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, थर्ड आता है आपका रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो डायलेटेड हमारा कार्डियोमायोपैथी है इसमें जो हमारा वेंट्रिकल्स है ये एबनॉर्मली डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में। इसमें जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स होती हैं, मायोकार्डियल मसल्स होती हैं, उसमें एबनॉर्मल थिकनिंग होने स्टार्ट हो जाती है और रॉक हार्ड मसल होने जाती है, यानी जो हमारे पत्थर होते हैं उसकी तरह हमारी मसल्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और नेक्स्ट आता है आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और जो हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसमें जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल्स में एबनॉर्मल थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली इसमें जो हमारा सेप्टम का अपर पार्ट होता है उसमें एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है जिससे पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्टली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ये मोस्ट कॉमन टाइप का हमारा कार्डियोमायोपैथी है एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड रैपिड डिजनरेशन ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स। और इसमें डिफ्यूज इन्फ्लामेशन होने लग जाता है और जो हमारे मायोकार्डियल फाइबर्स है उसका रैपिड डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट रिजल्ट्स इन वेंट्रिकुलर डायलेशन, जैसे जो हमारे वेंट्रिकल्स है उसमें एबनॉर्मल डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड इम्पेयरमेंट ऑफ सिस्टोलिक फंक्शन। और हमारा जो सिस्टोलिक फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शंस है, उसमें भी इम्पेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल इनलार्जमेंट एंड स्टेसिस ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है और ब्लड स्टेसिस इन लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड का स्टेसिस होने लग जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नॉर्मल हार्ट एंड दिस इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें जो हमारा ड्यू टू डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन और जो मायोकार्डियल फाइबर्स हो उसके डिजनरेशन से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एबनॉर्मली डायलेट हो रहा है और उसका इलार्जमेंट हो जा रहा है, जिससे हमारा जो सिस्टोलिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है और इसमें हमारा सिस्टोलिक फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। एंड इन दिस सिस्टोलिक फेलियर एंड सिस्टोलिक डिसफंक्शन विल अकर। और जो हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है इससे हमारे सिस्टोलिक फेलियर होने के मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। यानी जब हमारा हार्ट का नॉर्मल डायलेशन होगा तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो प्रॉपर्ली नहीं होंगे और जितना भी हमारा ब्लड को आगे सिस्टम में सर्कुलेशन पहुंचना होता है वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएगा, जिससे पेशेंट को हार्ट फेलियर होगा। एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और इसमें जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन बीट जो हमारा ब्लड पंप होता है हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और जो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, यानी जब हमारा वेंट्रिकल फिलिंग होगी यानी प्रीलोड उसमें इंक्रीज हो जाएगा। एंड मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद चाइल्ड बर्थ। और जो हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है ये मोस्ट कॉमनली हमारे चाइल्ड बर्थ से एसोसिएटेड होता है, जिसमें हमारी जो कुछ कंजेनिटल डिजीज होती हैं उसके द्वारा ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। और जो हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है इसमें जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कॉजेस ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। फर्स्ट है आता है इसमें इडियोपैथिक। जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसका जो कॉज है वो इडियोपैथी भी हो सकता है यानी अननोन हो सकता है, और कुछ हमारे कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ हमारी ड्रग्स आती हैं जिसके द्वारा हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकता है। फर्स्ट इसमें जो ड्रग आती है वो आती है आपकी डॉक्सोरोबिसिन एंड डोरोबिसिन एंड
साइक्लोफोस्फामाइड्स। ये कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ कार्डियोटॉक्सिक एजेंट्स के बारे में जिसके द्वारा हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकता है। जो कुछ कार्डियक टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं वो आते हैं आपके अल्कोहल, कोकीन और डोक्सोरोबिसिन। ये कुछ हमारे कार्डियोटॉक्सिक एजेंट्स हैं जिसके द्वारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के द्वारा भी हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकता है। इस्चीमिया यानी कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती हैं जिसके द्वारा इस्चीमिया हो जाता है, उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। और कुछ हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि हमारा डायबिटिक मेलाइटिस, उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है एक हमारी हेरिडिटरी कंडीशन है जिसमें हमारे प्रोग्रेसिव वीकनेस और वास्टिंग ऑफ मसल्स होने लग जाती है। और नेक्स्ट आता है आपका मायोकार्डियाटिस, यानी जब हमारे मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। और कुछ जो हमारे प्रेगनेंसीज होते हैं उसमें भी ये डेवलप हो सकता है। और हमारी कुछ वॉल्स डिजीज होती हैं उनमें भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो हमारे कुछ कॉजेज थे उनके द्वारा डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड रैपिड डिजनरेशन ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स, उसके द्वारा जो हमारा मायोकार्डियल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे कुछ मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं उसमें रैपिड डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर डायलेशन, जिससे जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसका एबनॉर्मल डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इम्पेयरमेंट ऑफ सिस्टोलिक फंक्शन एंड सिस्टोलिक फेलियर, जिससे जो हमारा सिस्टोलिक फंक्शन है यानी जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसमें इम्पेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे सिस्टोलिक जो फेलियर है वो हमारा डेवलप हो सकता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो होना बंद हो जाता है। एंड ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ सिस्टोलिक फंक्शन एंड सिस्टोलिक फेलियर एंड एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर डायलेशन, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जब हमारा सिस्टोलिक फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाता है और एबनॉर्मल वेंट्रिकुलर डायलेशन होता है उसके बाद जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड का स्टेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा थ्रोम्बस भी कॉज कर सकता है और पेशेंट को कार्डियोमेगली हो जाता है। और डियर स्टूडेंट, जो कार्डियोमेगली है इसका मीनिंग होता है आपका इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिकल कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड इडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक सबरोटिक स्टेनोसिस। जो हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसे हम एसिमेट्रिकल कार्डियोमायोपैथी के नाम से भी जानते हैं और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसे इडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक सबरोटिक स्टेनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्वॉल्व वेंट्रिकल्स, और इसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं। एंड अपर पार्ट ऑफ सेप्टम हाइपरट्रॉफी, और इसमें जो हमारा सेप्टम है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो सेप्टम होता है उसके अपर पार्ट में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। डियर स्टूडेंट, जो हाइपरट्रॉफी होता है इसमें जो हमारा सेल का जो शेप होता है वो तो हमारा नॉर्मल रहता है, लेकिन जिसमें जो सेल्स के नंबर्स होते हैं वो इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन डायनेमिकली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल बल्ज इनटू द कैविटी। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, यानी जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यानी सिस्टोल होता है उस दौरान जो हमारा हाइपरट्रॉफी हो गई होती है तो वो हमारे कैविटी में बल्ज हो जाती है, जिससे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है और हमारा ब्लड आगे को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और पेशेंट में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। एंड प्रोड्यूस एन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो, जिससे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है और हमारा जो ब्लड है वो हमारे आगे को फ्लो नहीं कर पाता है। एंड बनाना शेप कैविटी, और जो हमारा कैविटी है वो हमारे बनाना शेप की हो जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें जो हमारे वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं उसमें हमारी क्या हो जाती है, थीनिंग हो जाती है। और स्पेशली इसमें हमारे जो अपर पार्ट ऑफ जो सेप्टम होता है उसमें हमारी एबनॉर्मल थिकनिंग होना स्टार्ट होता है, यानी हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, यानी हम बोल सकते हैं सिस्टोल माने कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो अपर पार्ट ऑफ सेप्टम होता है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये हमारे कैविटी में बल्ज हो जाता है और हमारा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा हाइपरट्रॉफिक जो कार्डियोमायोपैथी है इसमें जो हमारी कैविटी होती है हमारे बनाना शेप की बन जाती है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जो हमारा सेप्टम है और इसका शेप हो जाता है आपका ट्रॉफी लाइक का शेप बन जाता है। और इसमें जो हमारा पेशेंट है जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है तो उसमें सडन कार्डियक डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड देयर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। और जो हमारे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होते हैं इसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट आपका मैसिव वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो हमारा वेंट्रिकल है उसकी मैसिव हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाता है। एंड रैपिड फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है
उसमें हमारे रैपिड फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एंड इम्पेयर्ड रिलैक्सेशन, यानी जो हमारी डायस्टोल है उसमें हमारा इम्पेयरमेंट आ जाएगा, डायस्टोल प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ऑब्सेशन टू ऑरोटिक आउटफ्लो, और जो हमारा ऑरोटिक जो आउटफ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, उसमें हमारा ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट आता है इसमें ऑरोटिक स्टेनोसिस। जब हमारा ऑरोटा में स्टेनोसिस हो जाता है यानी नैरोइंग ऑफ ऑरोटा हो जाता है, उसकी तरह एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका जेनेटिक, जिसमें हमारा मेन चीज आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसके द्वारा एक कॉज हो सकता है। एंड इट इज मोर कॉमन इन मैन एज 30 to 40 ईयर दैन इन वुमेन। एंड जो हमारा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है ये हमारे मेंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू वुमेन्स। और जो हमारे मेंस की एज होती है वो होती है आपकी 30 to 40 ईयर। जो हमारे 30 to 40 ईयर की जो हमारे मेल्स होंगे उनमें ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू फीमेल। एंड नेक्स्ट आता है आपका हाइपरटेंशन, अगर किसी को ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो उसको भी ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो हमारे कॉजेस थे उसके द्वारा क्या होता है, थिकनिंग इन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम एंड वेंट्रिकुलर वॉल, उससे जो हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम्स होते हैं और जो हमारे वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं उसमें हमारी थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विल अकर, जिससे क्या होता है जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें हमारे हाइपरट्रॉफी होने स्टार्ट हो जाता है और डायस्टोलिक फंक्शन विल अकर, जिससे क्या होगा जो हमारा डायस्टोलिक फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा और प्रॉपर्ली हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट नहीं हो पाएंगे। एंड इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग, जब इम्पेयर्ड हमारा जो डायस्टोलिक फंक्शन है वो हो जाएगा तो उससे क्या होगा जो वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। एंड ऑब्स्ट्रक्शन कॉज डिक्रीज आउटफ्लो, और जो हमारा उसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिससे जो ब्लड फ्लो होता है हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन है प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है और पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है। एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होगा जो हमारा कार्डियक आउटपुट होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा एंड कॉज सडन कार्डियक डेथ, जिससे हमारा जो पेशेंट है उसमें सडन कार्डियक डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्टेटिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। इट इज़ द लीस्ट कॉमन ऑफ द कार्डियोमायोपैथिक कंडीशन, और जो हमारा रिस्टेटिक कार्डियोमायोपैथी है ये लीस्ट कॉमन टाइप का हमारा कार्डियोमायोपैथी है। एंड इन दिस रॉक हार्ट टाइप ऑफ मसल्स विल अकर, और जिसमें हमारे मायोकार्डियम जो मसल्स होती है वो हमारी रॉक हार्ट टाइप की आती है, यानी जो हमारी चट्टान होती है उसकी तरह हमारी हार्ड हो जाती है जिससे हमारा जो डायस्टोल है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। देयर आर पैथोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन इन द मायोकार्डियम, और जो इसमें मायोकार्डियम लेयर होती है इसमें पैथोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस मायोकार्डियम बिकम फाइन एंड कॉज फेलियर टू रिलैक्सेशन, और ड्यू टू दिस मायोकार्डियम, और जो हमारा इन्फिल्ट्रेटिंग जो हमारा मायोकार्डियम है इसके द्वारा जो हमारा मायोकार्डियम है वो हमारा फाइम हो जाता है और उसके द्वारा जो हमारा रिलैक्सेशन होता है हार्ट का वो नहीं हो पाता है, डायस्टोल प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। इट इज़ द डिजीज ऑफ द हार्ट मसल दैट इम्पेयर्स डायस्टोलिक फीलिंग एंड स्ट्रेच, और जो हमारा रिस्टेटिक कार्डियोमायोपैथी है इट इज़ द डिजीज ऑफ हार्ट मसल, एक हमारी हार्ट मसल की डिजीज है जिसमें जो हमारा डायस्टोल है यानी जो हमारा वेंट्रिकल फीलिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है और जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसका स्ट्रेचिंग भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, और जो हमारा डायस्टोल है वो हमारा अफेक्ट रहता है। एंड सिस्टोलिक फंक्शन रिमेन अनअफेक्टेड, लेकिन इसमें डायस्टोल तो अफेक्टेड रहता है लेकिन जो हमारा सिस्टोलिक फंक्शन होता है वो हमारा अनअफेक्टेड रहता है। एंड कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, और इसमें जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं उसमें हमारा स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारी मसल्स होती हैं हार्ट की वो रॉक हार्ट टाइप की आती है, यानी जैसे हमें चट्टान होती है उसकी तरह हमारी हार्ट हो जाती है। और जब हमारी मसल्स हार्ड हो जाती हैं तो उसके द्वारा जो हमारा डायस्टोल है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है और जो हमारा वेंट्रिकल का स्पेस होता है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, जिससे प्रॉपर हमारी जो वेंट्रिकल फीलिंग होती है वो नहीं हो पाती है। और डियर स्टूडेंट्स इसमें हमारे जो मायोकार्डियम लेयर होती है इसमें पैथोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन होता है, और ड्यू टू दिस पैथोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन हमारा जो मायोकार्डियम है वो हमारा फाइम हो जाता है और फेलियर टू डायस्टोल, यानी जो हमारा डायस्टोल होता है वो नहीं हो पाता है लेकिन जो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारे अनअफेक्टेड रहते हैं, और इसके द्वारा जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी ऑफ रिस्टेटिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। फर्स्ट इसका जो कॉज है वो आता है आपका एमाइलोइडोसिस। जो एमाइलोइडोसिस होता है ये क्या होता है आपका द बिल्ट ऑफ अ अमाइलेट प्रोटीन इन द हार्ट, किडनी, लिवर और अदर ऑर्गन्स, और जो अमाइलेट प्रोटीन होता है ये हमारे हार्ट, किडनी और लिवर में हमारे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्टअप होता है। एंड अमाइलेट इज अ नॉर्मल प्रोटीन दैट इज यूजुअली प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड कैन बी डिपॉजिट इन एनी
टिश्यू और ऑर्गन। जो हमारा अमाइलेट प्रोटीन है ये हमारे मोस्टली हमारे जो बोन मैरो होता है उसमें प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे जो सेल्स और जो टिश्यू होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारा डिपॉजिट रहता है, और ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कॉज करता है। नेक्स्ट कॉज है आपका एंडोमाइकार्डियल फाइब्रोसिस। इन दिस डेवलपमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टिव मायोकार्डियोपैथी एंड फाइब्रोटिक चेंजेस इन द एंडोकार्डियम एंड इजीली लिमिटेड टू कार्डियक इफेक्ट्स। और जो हमारा एंडोमायोकार्डियल जो फाइब्रोसिस होती है इसमें जो हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होता है इसका डेवलपमेंट हो जाता है, और जो हमारे एंडोकार्डियम लेयर होती है इसमें हमारे कुछ फाइब्रोटिक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, और ये यूजुअली हमारे हार्ट का जो अपेक्स होता है, कार्डियक अपेक्स होता है, उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कॉज है आपका न्यूप्लास्टिक ट्यूमर, और जो मगर ये कुछ न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स होते हैं उसके द्वारा भी ये डेवलप हो सकता है। एंड पोस्ट रेडिएशन थेरेपी, यानी जब किसी पेशेंट को, यानी जो कैंसर वाला पेशेंट होता है उसको रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, रेडिएशन थेरेपी के बाद जो उसको कुछ अदर थेरेपी प्रोवाइड की जाती है उसके बाद ये हमारा डेवलप हो सकता है। एंड सार्कोडोसिस, और सार्कोडोसिस के द्वारा भी हमारा जो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है वो डेवलप हो सकता है, जिसका मीनिंग होता है द ग्रोथ ऑफ टिनी कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसमें जो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसमें जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होता है उसका कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके द्वारा ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका वेंट्रिकुलर थ्रोम्बस, और जब हमारे वेंट्रिकल्स है उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो हमारे कॉजेज थे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के उसके द्वारा स्टिफनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल एंड रॉक हार्ट मसल्स, जो हमारे वेंट्रिकल्स वॉल्स होते हैं उसमें हमारा स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारे मसल्स होती हैं वो हमारी रॉक हार्ट टाइप की जाती है, यानी जो चट्टान होती है उसकी तरफ हमारी हार्ड हो जाती है। एंड देन वेंट्रिकल बिकम रेसिस्टेंट टू फिलिंग, और उसके बाद जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें हमारे प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाती है, और जो हमारा डायस्टोल होता है वो इम्पेयर हो जाता है। एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसके द्वारा जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोमायोपैथी, यानी जो कॉमन पैथोफिजियोलॉजी है हमारी कार्डियोमायोपैथी की उसके बारे में हम बात करते हैं। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जो हमारे कुछ इटोलॉजिकल फैक्टर थे उसके द्वारा हमारा कुछ डायलेटेड हमारी जो कार्डियोमायोपैथी थे और जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी थे और डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कार्डियोमायोपैथी था वो डेवलप हो रहा था। इसके द्वारा क्या हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इम्पेयर, और जो हमारी तीन टाइप की जो हमारे कार्डियोमायोपैथी थे इसके बाद जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो फंक्शन था वो इम्पेयर्ड हो जाता था। आफ्टर डेट ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट चैम्बर, उसके द्वारा जो हमारा ब्लड स्टेसिस था वो हमारे हार्ट चैम्बर में हो जा रहा था। डियर स्टूडेंट, जो ब्लड स्टेसिस होता है इसमें जो ब्लड होता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, एंड इन दिस ब्लड इज नॉट फ्लोइंग और सर्कुलेटिंग एज ऑप्टिमली एज इज गुड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो हमारा ब्लड स्टेसिस होता है हमारे हार्ट के चैम्बर में उसके बाद जो ब्लड होता है वो हमारे जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें ऑप्टिमली फ्लो नहीं कर पाते हैं और सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं जितना उसको करना चाहिए, जिससे क्या होता है पेशेंट में हार्ट फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट हम बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की साइन सिम्टम्स के बारे में। डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है इसमें जो पर्सन की जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फटीग होता है पेशेंट को, डिस्निया एट रेस्ट, और जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा उस टाइम पेशेंट को डिस्निया होगा यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। एंड नॉक्टर्नल डिस्निया, यानी जब पेशेंट सो रहा होगा उस टाइम पे भी इसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। ऑर्थोपनिया होगा पेशेंट को, यानी डिस्कम्फर्ट व्हेन breathing while lying down flat and common in people with some type of heart and lung conditions। जब कोई पेशेंट हमारा रेस्ट कर रहा होगा यानी लाइंग पोजीशन में होगा उस टाइम जो पेशेंट है उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। और ये जो ऑर्थोपनिया होता है ये मोस्टली हमारे जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं और जो हमारी लंग डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उसमें देखने को ज़्यादा मिलता है। ड्राई कफ होगा पेशेंट को, और पेशेंट को पाल्पिटेशन भी होगा, और जो पाल्पिटेशन होता है इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट होती है, और जो हार्ट बीट होती है इसमें जो पेशेंट होता है उसको खुद अपनी हार्ट बीट फील होने स्टार्ट हो जाता है। एंड एब्डोमिनल ब्लोटिंग होता है पेशेंट को, नोजिया वोमिटिंग होता है पेशेंट को, और एनोरेक्सिया होता है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है पेशेंट में। टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को। एंड पल्मोनरी क्रैकल्स होगा और एडिमा होगा, मोस्टली हमारा जो पेरिफेरल एडिमा इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड वीक पेरिफेरल पल्स, और जो हमारे पेरिफेरल पल्स होते हैं वो वीक हो जाएंगी। और हिपेटोमेगाली हो जाता है पेशेंट को, यानी जो हमारा इनलार्जमेंट ऑफ लीवर इसमें देखने को मिलता है। और जूनरल वेन डिस्टेंशन हो जाता है पेशेंट में। एंड हार्ट मर्मर साउंड आती है। एंड डिसअरिथमिया आर
कॉमन, और जो उसमें डिसअरिथमियाज होता है वो कॉमन होता है। जिसमें जो डिसअरिथमिया होता है इसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो, और जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड इनलार्ज हार्ट प्रमोट स्टेसिस, और जो हार्ट का इनलार्जमेंट होता है वो हमारे स्टेसिस को प्रमोट करता है, यानी जो एक्यूमुलेशन होता है ब्लड का वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा रहेगा। एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट में। एंड इट मे लीड टू सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन, जिससे जो हमारा सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन होता है वो अकर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में। एक्सेजनल डिस्निया होगा पेशेंट को, और फटीग होगा, और पेशेंट में एंजाइना होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और मोस्टली पेशेंट में एंजाइनल पेल देखने को मिलेगा। एंड सिंकोप होगा पेशेंट को, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्जन एंड बाई डिसअरिथमिया, और जो सिंकोप होगा वो मोस्टली ड्यूरिंग एक्सर्जन और डिसअरिथमिया के द्वारा डेवलप होगा। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा पेशेंट में। एंड कॉमन डिसअरिथमिया में इंक्लूड, और जो हमारे कुछ कॉमन डिसअरिथमियाज होते हैं वो होते हैं इसमें आपके एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है पेशेंट को, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी डेवलप हो सकता है पेशेंट में। एंड सडन कार्डियक डेथ, और जो हमारा पेशेंट में मेन सिम्टम है वो उसमें क्या होता है, पेशेंट में सडन कार्डियक डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में। पेशेंट में फटीग होगा, एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा पेशेंट में, एंड इंक्रीज स्टैंडिंग वाल्साल्वा, एंड डिस्निया होगा पेशेंट को, एंजाइनल पेन होगा, ऑर्थोपनिया होगा, सिंकोप होगा पेशेंट को, पाल्पिटेशन फील होगा, और पेरिफेरल एडेमा भी डेवलप हो जाएगा पेशेंट में, और एसाइटिस होगा। डियर स्टूडेंट, जो एसाइटिस होता है इसमें जो हमारा एब्डोमिनल वॉल होती है, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट में हिपैटोमेगाली होगा, एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी के बारे में। फर्स्टली इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। और हिस्ट्री कलेक्शन में हम देखेंगे कि जो पेशेंट है उसमें जो डिजीज डेवलप हो रही है वो जेनेटिक है या कोई अदर डिजीज कंडीशन के द्वारा डेवलप हो रही है नहीं, और उसमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। और ईसीजी करेंगे पेशेंट का टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हार्ट, और जो हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी करेंगे। और सीरम लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे पेशेंट का, चेस्ट एक्सरे करेंगे, और इकोकार्डियोग्राम करेंगे टू चेक इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन को चेक करने के लिए हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम करेंगे। और जो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन होता है इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो तो आपका 55 to 70%। एंड पेशेंट का एमआरआई करेंगे, एंड बीएनपी लेवल चेक करेंगे, और जो इसमें बीएनपी लेवल होगा वो हमारा एलिवेटेड होगा यानी बड़ा होगा। और जो बीएनपी लेवल होता है नॉर्मली होता है हमारा 100 टू लेस इज नॉर्मल, यानी 100 इसका नॉर्मल रहता है, उससे कुछ कम भी रहेगा तो ये भी नॉर्मल रहता है। एट डिस्टेंस जो बीएनपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन टेस्ट बोलते हैं इसको। और इसमें जो हमारा ब्लड होता है उसमें हम नाइट्रोजन का लेवल चेक करते हैं, और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिया के उसको इसमें चेक करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो बीएनपी होता है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है 100 और लेस होता है। और जब हमारा 101 से 299 हमारा जब बीएनपी लेवल पहुंच जाता है या उससे कुछ ज़्यादा पहुंच जाता है तो उस हम माइल्ड एलिवेटेड बोलते हैं। और जब हमारा बीएनपी लेवल 300 या उससे ज़्यादा पहुंच जाता है उसे हम माइल्ड हार्ट फेलियर बोलते हैं। और जब बीएनपी लेवल 600 या उससे ज़्यादा पहुंच जाता है तो उस दौरान मॉडरेट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। और जब बीएनपी लेवल हमारा 900 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट में सीवियर हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग न्यूक्लियर इमेजिंग स्टडी, और जो पेशेंट है उसे हम न्यूक्लियर इमेजिंग स्टडीज करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे पेशेंट का, और एंडोकार्डियल बायोप्सी भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी के बारे में। फर्स्टली हम इसमें पेशेंट को ड्रग थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पेशेंट को नाइट्रेट्स प्रोवाइड कराते हैं यूज्ड फॉर चेस्ट पेन। जो नाइट्रेट्स है ये हमारे चेस्ट पेन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। एंड बीटा एडेनिजिक ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, जिसमें पेशेंट को हम एटिनॉल प्रोवाइड कराते हैं। और पेशेंट में एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमारा एमाइड्रोन ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। और पेशेंट को एसीई इनहिबिटर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम पेशेंट को कैप्टोप्रिल और इसिनोफिल प्रोवाइड कराते हैं। एंड डायबिटीज प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, जिसमें पेशेंट को फ्रूसिमाइड और हाइड्रोक्लोथियाजिस प्रोवाइड कराते हैं। एंड पेशेंट को डिजॉक्सिन प्रोवाइड किया जाता है। और ये स्टूडेंट, जब हमारे जो डिजॉक्सिन होता है इसको हमको तब स्टॉप कर देना चाहिए जब हमारा एपिकल पल्स 60 बीट पर मिनट से कम हो, और जब हमारा जो पोटेशियम लेवल है उसका लेवल 3.5 से कम हो। क्योंकि जब पोटेशियम लेवल और जो हमारा एपिकल पल्स जब डिक्रीज हो जाती है तो उस दौरान जो डिजॉक्सिन है उसकी
टॉक्सिसिटी का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें हमें विजन चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, पेशेंट में फटीग होता है और डिजीनेस देखने के लिए मिलता है। और जब पेशेंट में डिजॉक्सिन जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसके लिए एंटीडोट प्रोवाइड किया जाता है डिजॉक्सिन का। जो डिजॉक्सिन है उसका जो एंटीडोट होता है वो था आपका डिजिवैंड, और उसका जो अनदर नेम है वो है आपका डिजॉक्सिन इम्यून फेब। ये हमारा जो डिजॉक्सिन है उसका एंटीडोट है जो पेशेंट को आफ्टर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पेशेंट को वीरापैमिल, निफिडिपिन और डेल्टिजियम प्रोवाइड किया जाता है, और डिजिटालिस प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट इन hypertrophic cardiomyopathy with normal sinus rhythm। एंड एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को इफ इंडिकेटेड, जब हमारा इंडिकेट किया गया है कि इसको एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड किया कराना है, यानी जब पेशेंट को थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है तो उस दौरान पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी के बारे में। इसमें पेशेंट का कार्डियक ट्रांसप्लांट किया जाता है एंड सेप्टल माइक्टमी की जाती है। इट इज एन ओपन हार्ट सर्जरी फॉर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी इन विच द सर्जन रिमूव्स द पार्ट ऑफ थिकन्ड और ग्रोन सेप्टम बिटवीन द वेंट्रिकल्स। जो हमारी सेप्टल माइक्टमी है ये हमारे हाइपरट्रोफिक जो कार्डियोमायोपैथीज होते हैं उसके लिए एक ओपन हार्ट सर्जरी है, जिसमें जो सर्जन्स होते हैं वो हमारे थिकन जो पार्ट होते हैं सेप्टम में, यानी जो हाइपरट्रोफी हो जाती है उसको रिमूव कर देते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो हमारा सेप्टम है उसमें हाइपरट्रोफी हो चुकी है और उसमें थिकनिंग हो गई है, और सर्जन विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्जरी इसको रिमूव कर देते हैं, जिसे हम सेप्टम माइक्टमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जिसे हम शॉर्ट में आईसीडी बोलते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड व्हेन अ पर्सन हैव लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स। और जो हमारा इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर है इसको तभी रिकमेंड किया जाता है जब पर्सन में लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम की जो डिसऑर्डर होते हैं। एंड इट इज़ अ स्मॉल बैटरी पावर डिवाइस, ये एक हमारी स्मॉल बैटरी पावर डिवाइस होती है विच प्लेस इन चेस्ट टू मॉनिटर रिदम एंड डिटेक्ट इरेगुलर हार्ट बीट। और इसे चेस्ट में प्लेस किया जाता है ताकि जो हमारी हार्ट रिदम है और जो इरेगुलर हार्ट बीट है उसको इजी डिटेक्ट कर सके। एन आईसीडी कैन डिलीवर इलेक्ट्रिक शॉक वाया वन और मोर वायर्स विच कनेक्टेड टू योर हार्ट टू फिक्स एन अबनॉर्मल हार्ट रिदम। और जो हमारी हार्ट की जो अबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है उसको फिक्स करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए एक आईसीडी जो डिवाइस होती है वो पुट की जाती है। और जो आईसीडी डिवाइस है ये एक इलेक्ट्रिकल शॉक जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ वन और मोर वायर्स, जिससे हमारा हार्ट रिदम होती है वो नॉर्मल वर्क करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट है आपका वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस। इट इज ऑल्सो नॉन एज मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस। जो हमारा वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है इसे हम मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस भी बोलते हैं। इज एन इम्प्लांटेबल मैकेनिकल पंप दैट हेल्प्स टू पंप ब्लड फ्रॉम लोअर चैम्बर ऑफ योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। और ये एक हमारी इम्प्लांटेबल मैकेनिकल पंप डिवाइस होती है जो हमारे ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी जो अरोटा होती है और जो हमारी पूरी बॉडी होती है उसमें सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। अ वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइस इज यूज्ड इन दोज पीपल हु हैव वीकेंड हार्ट एंड हार्ट फेलियर। और जो वेंट्रिकल असिस्टेड डिवाइस है ये उन पर्सन में ज़्यादा यूज़ की जाती है जिनके जो हार्ट की जो फंक्शन एबिलिटी होती है वो वीक होती है और जिनको हार्ट फेलियर हो जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है वो पहले हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्ट किया गया है, उसके बाद ये हमारी डायरेक्टली जो उसका दूसरा पोर्शन है वो हमारे ऑरोटा में कनेक्टेड है। और इसमें जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली हमारे ऑरोटा में जाता है, उसके बाद हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है इसमें एक केबल लगी होती है जो हमारे कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहती है। और ये स्टूडेंट एक्सटर्नली जो पर्सन होता है इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट में बैटरी भी लगी रहती है, और इसमें एक वायर कनेक्टेड होती है जो हमारी डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड रहती है। और कंट्रोल यूनिट के बाद हमारी एक केबल निकलती है जिसे एब्डोमेन में स्मॉल होल करके हमारी डायरेक्टली वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट टू हेल्प योर हार्ट बीट विद द राइट रिदम। और जो हमारी सीआरटी जो थेरेपी है ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है जो हमारे हार्ट बीट को राइट रिदम में बीट करने में हेल्प करता है। इट इज़ द टाइप ऑफ पेसमेकर यूज टू रिस्टोर द नॉर्मल टाइमिंग पैटर्न ऑफ द हार्ट बीट। और ये एक टाइप का हमारा पेसमेकर है जो हमारे
जो हार्ट बीट है और जो हमारी रिदम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सीआरटी डिवाइस आर यूज टू रेगुलेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड ट्रीट बंडल ऑफ ब्रांचेस ब्लॉक्स। और जो सीआरटी डिवाइस है ये हमारे इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं उसको रेगुलेट करने में यूज़ किया जाता है, और इसे जो हमारे बंडल ऑफ ब्रांचेस जो ब्लॉक्स होते हैं उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। और ये डिलीवर रेगुलर सिग्नल्स, और जो सीआरटी डिवाइस है ये हमारे रेगुलर सिग्नल्स डिलीवर करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारे हार्ट है उसमें हमारे एक सीआरटी डिवाइस पुट की जाती है जो हमारे रेगुलर सिग्नल को डिलीवर करता है, और जो हमारे हार्ट के हार्ट बीट और हार्ट रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स, यानी जो हमारे कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। फर्स्ट है इसमें डाइट। जो भी नर्सेज हैं उसको जो पेशेंट की डाइट है उस पर फोकस करना होता है। इसमें पेशेंट को लो सोडियम एंड लो फैट डाइट प्रोवाइड की जाती है, एंड गिविंग प्रॉपर रेस्ट टू पेशेंट, और जो पेशेंट है उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कराना है, एंड एक्सरसाइज, एंड पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट करना है, एंड स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल। और जो पेशेंट है अगर वो स्मोकिंग करता है और अल्कोहल यूज़ करता है तो उसको उसे स्टॉप करने के लिए बोलना है, एंड स्ट्रेस रिडक्शन। और जो पेशेंट है उसका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना है, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को माइंड डाइवर्जन थेरेपी प्रोवाइड करानी है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलना है और उसको म्यूजिकल थेरेपी लेने के लिए बोलना है, जिससे इसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel for more updates.